नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। रुक करते खबरों का। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार का शोर आज शाम थम जाएगा, लेकिन उससे पहले सियासी तपिश बढ़ चुकी है। दार्जिलिंग के कुर्सियांग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। शाह ने कहा कि गोरखा भाइयों और उनकी बहनों को न्याय और अधिकार दिलाया जाएगा। टीएमसी का गुंडा राज अब खत्म होने वाला है। उन्होंने साफ कहा कि दीदी के जाने का समय आ चुका है। अमित शाह को सुनिए आप। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हम पर जुर्म ढाने वाली दीदी को, ममता दीदी को टाटा बाय बाय कहने का टाइम हो गया है भाई। और मैं आज ढेर सारी उत्तर बंग, दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के लिए बात करूंगा, मगर सबसे पहले एक बात करने आया हूं कि बंगाल की सरकार भाजपा की बनते ही 6 माह में हर गोरखा के मुंह पर संतोष वाली हंसी हो, ऐसा समाधान हम निकाल लेंगे। मैं आपको महिला आरक्षण को लेकर सियासी रण अब सड़क पर उतर चुका है। लखनऊ में आज सत्ता ने पूरी ताकत झोंक दी, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली गई। तो वहीं इसी को लेकर सियासी बयानबाजियों का बाजार गर्म है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और आरएलडी नेता अनिल कुमार ने विपक्ष पर जबरदस्त हमला बोला। देश भर में निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा महिलाओं के गुस्से का प्रतीक रही। उन्होंने इंडी गठबंधन पर बिल फोड़ दिया और कहा बिल का विरोध कर महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। वही मंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को महिलाएं अब अच्छी तरह समझ चुकी है और उनके खिलाफ आक्रोश बढ़ गया। उधर मंत्री आशीष पटेल ने कहा 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर कोई विवाद नहीं था, लेकिन लागू करने के वक्त विपक्ष ने उसे रोकने का काम किया, जो महिलाओं के खिलाफ उनका अघोषित एजेंडा है। देखिए वार पलटवार। टीएमसी और डीएमके देश की आधी आबादी की अपराधी हैं। आधी आबादी के कोप से इनको कोई बचा नहीं सकता। देश की 50% जो महिलाएं हैं उनका श्राप लगेगा और सपा, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी भस्म होंगे उसमें। और 2027 में यूपी में तो समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, जो अपनी पत्नी को सांसद तो बनवा लिए श्री अखिलेश यादव जी, बाकी महिलाएं सांसद नहीं बन सकती, विधायक नहीं बन सकती। उसका समर्थन न करके उन्होंने अपराध किया है। और श्री राहुल गांधी, जिन्होंने अपनी मां को सांसद बनाया, अपनी बहन को सांसद बनाया, लेकिन संसद में खड़े होकर के विरोध करके जिस तरह से महिलाओं का अनादर किया, अपमान किया, उनके सम्मान से खिलवाड़ किया, इसकी कीमत इनको चुकानी पड़ेगी। कांग्रेस का कहना है कि ये जो बिल पूरा आया था, इसमें हम षड्यंत्र देख रहे थे। जब दृष्टि दोष होता है तो उनको ऐसा ही दिखता है। वो जो दृष्टि दोष है उससे बचे। ये महिलाओं के आरक्षण का मामला था, परसीमन लगातार समय समय पर होता रहा है। नाटक न बतियाएं। उनको 2027 में इस पूरे जितने कारनामे किए हैं, महिलाएं भी हिसाब करेंगी, भाजपा भी हिसाब करेगी, एनडीए भी हिसाब करेगी। जिस ढंग से प्रदेश की महिलाएं आक्रोशित होकर सड़कों पर निकली हैं, ये महिलाओं का आक्रोश कोई साधारण आक्रोश नहीं। हम सब जानते हैं कि जब शक्ति आक्रोशित होती है, चाहे माँ दुर्गा के रूप में, चाहे माँ काली के रूप में, आज ये महिला शक्ति जब सड़कों पर अपना आक्रोश प्रकट कर रही है, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए ये चेतावनी नहीं है, ये उनके लिए एक सफाई की आखिरी घंटी बज गई है। महिलाओं ने जता दिया है कि प्रदेश की आधी आबादी अपने हक और हुकूक को लेकर के रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे देश के संबोधन में टेलीविजन के माध्यम से कहा था कि महिलाओं का अधिकार हम दिला करके रहेंगे, आज प्रदेश की, देश की आधी आबादी महिला आक्रोश के माध्यम से ये तय कर चुकी है कि आने वाले चुनाव में हम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का पूरी तरह से सफाया करेंगे और 100% जब बहुमत
हम सबको मिल जाएगा। तो आप देखेंगे प्रचंड बहुमत के साथ जब सरकारें बनेगी तो आप महिला अधिकारों को भी हम दे पाएंगे और महिला शक्ति अब कानून बनाने का काम करेगी। 2023 में जब इस अधिनियम को लागू किया गया तो सभी दलों ने मिलकर के इस अधिनियम को लागू करने का काम किया था। किसी भी प्रकार का विवाद नहीं था, लेकिन जब इसको धरातल पर उतारने का समय आया तो निश्चित तौर पे विपक्ष के साथी दाएं बाएं करने की कोशिश करके इसको रोकने का काम किया। ये तो महिलाओं के खिलाफ उनका एक अघोषित एजेंडा है कि देश की महिलाओं को उनका अधिकार न मिल सके। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा को सुनवाई से अलग करने की मांग की गई थी। इस फैसले पर भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि न्याय को झूठी कहानियों से भटकाया नहीं जा सकता और आप अब और अधिक प्रोपेगेंडा की पार्टी बन चुकी है। पूनावाला ने आरोप लगाया कि अपने बचाव में आप संवैधानिक संस्थाओं पर बिना सबूत हमला कर रही है, लेकिन न्यायपालिका ने झुकने से इनकार कर दिया। न्याय को झूठे नैरेटिव से डिरेल नहीं किया जा सकता। एपी का मतलब ही बन चुका है और अधिक प्रोपेगेंडा। और पहले तो केवल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते थे, अब तो सुपारी लेकर अपने आप को बचाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं पर भी किस प्रकार से हमला बोलना है, और वो भी बिना कोई फैक्ट्स और एविडेंस के। मुझे लगता है ये स्वागत योग्य है कि जुडिशरी आम आदमी पार्टी के इस प्रोपेगेंडिस्ट के सामने झुकने से इनकार उन्होंने किया और उन्होंने आईना दिखाया अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के सभी जो नेता है वो अपने आप को बचाने के लिए हर संवैधानिक संस्था पर इसी प्रकार से आक्रमण करते हैं, पर जुडिशरी झुकी नहीं। मुझे लगता है ये स्वागत योग्य है। न्याय को झूठे नैरेटिव से डिरेल नहीं किया। अब बात करेंगे मिडिल ईस्ट संकट को लेकर। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंचता दिख रहा है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका तब तक ईरान के बंदरगाहों पर नाकेबंदी नहीं हटाएगा जब तक तेहरान के साथ कोई समझौता नहीं हो जाता। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, एक हफ्ते पहले शुरू हुई ये नाकेबंदी ईरान को पूरी तरह से तबाह कर रही है। उन्होंने ये भी कहा, इस संघर्ष में अमेरिका बहुत आगे है। इसके जवाब में ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने सोशल मीडिया पर लिखा, ट्रंप दबाव बनाकर और सीज फायर तोड़कर बातचीत को ऐसी जो आपको बताते जो स्थिति बना रहे हैं वो कतई मंजूर नहीं है। जो ईरान को झुकना पड़े या फिर दोबारा जंग शुरू करने का बहाना मिल जाए। और गालिबाफ ने आगे कहा, ईरान किसी भी धमकी के दबाव में बातचीत नहीं करेगा। पिछले 2 हफ्ते में ईरान जंग लड़ने के लिए तैयारी कर चुका है, यानी कि और अधिक नई तैयारी है ईरान की। और इन दोनों नेताओं का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी युद्ध विराम बुधवार को खत्म होने वाला है। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। ऋषिकेश से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एम्स ऋषिकेश का 6वां दीक्षांत समारोह 23 अप्रैल को होगा। 6वां दीक्षांत समारोह जिसके लिए कार्यक्रम शेड्यूल हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शिरकत करेंगे। राज्यपाल गुरमीत सिंह की भी मौजूदगी रहेगी। एम्स निदेशक मीनू सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। तो ऋषिकेश एम्स में जहां 6वां दीक्षांत समारोह होगा जिसमें उपराज्यपाल जहां शामिल होंगे। 23 अप्रैल को होगा 6वां दीक्षांत समारोह। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन करेंगे शिरकत। राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर है। एम्स निदेशक मीनू सिंह ने इस बात की जानकारी दी है 6वें दीक्षांत समारोह को लेकर। एम्स ऋषिकेश का 6वां दीक्षांत समारोह होगा जिसमें सीपी राधाकृष्णन शामिल होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे इंडिया सुपरफास्ट।